अभी इसके बाद समझाएंगे, प्रारंभ करते हैं। नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयरीयाणम, नमो अज्जायाणम, नमो लोय सव्यसाहूनम, पक्षपातो न मे वीरो कपिलादिषु युक्तिमद्वचनं यस्य तस्य कार्यपरिग्रह भवबीजाङ्कुरजनना रागाद्या च मुपगता यस्य ब्रह्मा वा विष्णुर्वा तस्मै। प्रमाण किसे कहते हैं जिनांशी? प्रमाण किसे कहते हैं? देशना। हाँ, दूसरी परिभाषा अनिष्का बताएगी। प्रमाण न्यायात्मको न्याय। न्याय की पूछी हमने, ये तो आपने न्याय की बता दी, बताओ। इधर क्यों? लब्धि। अच्छा, जिसको नहीं याद है वो क्या करें? अब यहीं याद कराएं, खड़ा कर दें। बिल्कुल सूत्र था, बोलो बेटा। पूरा चैप्टर इस एक परिभाषा पर था। बोलिए, अब बोलो। लब्धि बोलो। देखो, 4 लक्षण बताए थे इसमें। प्रमाण ज्ञान कौन हो सकता है? एक तो स्व, अपूर्व, अर्थ, व्यवसायात्मकम, और 5वां ज्ञानम। तो स्व, पूर्वार्थ, व्यवसायात्मकम ज्ञानम प्रमाणम, ये परिभाषा किसने दी? कौन है? परीक्षा मुख्य आचार्य, आचार्य माणिक्यानंद। चलिए, प्रमाण की बात हुई। सामान्य रूप से ज्ञान को प्रमाण कहते हैं, सम्यक ज्ञान को प्रमाण कहते हैं। उसके 2 भेद, प्रत्यक्ष और परोक्ष। प्रत्यक्ष प्रमाण की चर्चा कल हो गई। विशदम प्रत्यक्षम, जो स्पष्ट और निर्मल जानता है बिना इंद्रिय और मन की सहायता के, डायरेक्ट आत्म से। ठीक है, अतीन्द्रिय ज्ञान को प्रत्यक्ष ज्ञान कहा। उसके 2 भेद बताए, कौन कौन से? सामव्यावहारिक प्रत्यक्ष और पारमार्थिक प्रत्यक्ष। लेकिन पारमार्थिक प्रत्यक्ष के भी 2 भेद, विकल प्रत्यक्ष और सकल। विकल के 2 भेद, ठीक है, क्योंकि वो एक देश प्रत्यक्ष है, और केवल ज्ञान सकल प्रत्यक्ष। अब चर्चा होनी है परोक्ष ज्ञान की। हमारे पास परोक्ष ज्ञान है कि प्रत्यक्ष ज्ञान है? परोक्ष ज्ञान। और प्रत्यक्ष कहो तो कौन से वाला प्रत्यक्ष है? हाँ बोलो। सामव्यावहारिक प्रत्यक्ष। ये जो इंद्रिय और मन से जाना जाता है, इसको सामव्यावहारिक प्रत्यक्ष भी कहते हैं, क्योंकि मैंने अपनी इंद्रियों से प्रत्यक्ष जाना, ठीक है, लेकिन वो व्यवहार से है, परमार्थ से नहीं है। अब हमारे ज्ञान की बात चलेगी, परोक्ष ज्ञान की। कितने ज्ञान परोक्ष हैं? 5 ज्ञानों में से कितने ज्ञान परोक्ष हैं? कौन कौन से? मति ज्ञान और श्रुति ज्ञान। चलिए स्टार्ट कीजिए। क्वेश्चन नंबर 1। नहीं, अभी इसके बाद बताएंगे। परोक्ष प्रमाण का लक्षण देखो। प्रत्यक्ष का लक्षण आपको याद है, विशदम प्रत्यक्षम। तो इसका क्या हो जाएगा? अविशदः परोक्षम। देखो नीचे प्रमाण मीमांसा की परिभाषा, कि जो निर्मल नहीं है, स्पष्ट नहीं है, ऐसे ज्ञान को परोक्ष प्रमाण कहते हैं। ठीक है बेटा, मैं तुम्हारा नाम भूल गया। सृष्टि, तबीयत ठीक है बेटा? क्या हुआ फिर? मन नहीं लग रहा है यहाँ पर? घर जाना है? तो फिर क्या बात है, इतनी छोटी छोटी सी परिभाषा याद नहीं हो रही? ऐसे ही लब्धि को हाथ से लिखना छोड़ो ना, जब क्लास में बता रहे हैं तो याद हो जानी चाहिए। ठीक है, चलो आगे। परोक्ष प्रमाण के अब देखो कितने भेद हैं? 5 भेद हैं। इन 5 भेदों पे अपनी चर्चा चलेगी। स्मृति, वेरी गुड। तो स्मृति, प्रत्यभिज्ञान, ये तो आपने तत्वार्थ सूत्र में भी पढ़े हैं। लेकिन ये तर्क,
अनुमान और आगम। अब यहाँ पढ़ने को मिलेगा आपको। बात समझ में आ गई? तो बात ठीक है, तत्वार्थ सूत्र में थोड़ी पढ़े होंगे। चलो फिर, और तो आपके लिए और आसान हो जाएगा फिर अगर पढ़ रखे हैं तो याद हो गए सबको पांचों भेद। देखो हमारा ज्ञान कैसे जानता है, ज्ञान की किस किस प्रकार की विशेषता है, इसको समझना जरूरी है। तभी हम ये सिद्ध करेंगे कि जो हमारा ज्ञान है वो प्रमाण है कि अप्रमाण है। ठीक है, देखो स्मृति से भी जानते हैं ना कि कल हमने इस गाय को देखा था, उस कल जो देखा था उसका हमें स्मरण हुआ और हम कहते हैं ये तो वही है जो कल देखी थी, तो ये प्रत्यभिज्ञान हो गया, ये वही है या उसके जैसी है या उससे बढ़िया है या उससे घटिया है, ये सब प्रत्यभिज्ञान है। आइए, क्या परोक्ष प्रमाण के उक्त 5 भेदों के क्रम का कोई विशेष अर्थ है? क्या इसको इसी क्रम में रहना चाहिए, स्मृति, प्रत्यभिज्ञान, तर्क, अनुमान और आगम? देखो, स्मृति को पूर्व प्रत्यक्ष की अपेक्षा होती है। स्मृति किस चीज़ की होगी? जो पहले कभी आपने प्रत्यक्ष जाना हो, इंद्रियों से प्रत्यक्ष देखा हो। अगर आपने कल गाय नहीं देखी थी तो आपको उसकी स्मृति भी नहीं होगी। अगर आप शिखर जी कभी नहीं गए तो आपको उसकी स्मृति भी नहीं होगी। अगर आपने कोई एक शब्द सुना है तभी तो आपके स्मरण में आ सकता है वो। तो स्मृति के लिए क्या कंडीशन है? पूर्व प्रत्यक्ष, यानी स्मृति उसी की होगी जिसका पहले प्रत्यक्ष ज्ञान हुआ है। प्रत्यक्ष का मतलब इंद्रिय के द्वारा, यानी साम व्यावहारिक प्रत्यक्ष। प्रत्यभिज्ञान को प्रत्यक्ष और स्मृति की आवश्यकता है, क्योंकि प्रत्यक्ष किया होगा तभी स्मृति हुई होगी, और आज फिर प्रत्यक्ष देखा तो उसको कहते हैं प्रत्यभिज्ञान। समझ में है? स्मृति और प्रत्यक्ष ज्ञान के जोड़ रूप ज्ञान को प्रत्यभिज्ञान कहते हैं। अरे ये तो वही बच्चा है जो 10 साल पहले देखा था। दोनों बातें होती हैं, प्रतियोगिता भी होती है, तुलना भी होती है, आगे आएंगे इसके भेद। देखो किसी भी चीज़ की स्मृति तो आप बैठे स्मरण आ रहा है, लेकिन जिसका स्मरण आ रहा है वही अभी प्रत्यक्ष में भी देखा तो प्रत्यभिज्ञान होगा। ठीक है, वर्तमान में प्रत्यक्ष देखा है। स्मृति और वर्तमान प्रत्यक्ष के जोड़ रूप ज्ञान को क्या कहते हैं? प्रत्यभिज्ञान। ठीक है, जैसे मान लो आज आपने भोजन किया, अरे ये तो वही भोजन है जो हमने पिछले साल भी किया था, होली के दिन, है ना? तर्क को प्रत्यक्ष, स्मृति और प्रत्यभिज्ञान की अपेक्षा होती है। तर्क कहते हैं व्याप्ति के ज्ञान को, भी आगे चर्चा करेंगे। इसका मतलब ये क्रम ठीक है, क्योंकि आगे आगे वाले ज्ञान के लिए पीछे पीछे वाले ज्ञान की आवश्यकता होती है। ऐसे ही अनुमान के लिए प्रत्यक्ष, स्मृति, प्रत्यभिज्ञान और तर्क की अपेक्षा होती है, और आगम को संकेत, स्मरण आदि सभी की अपेक्षा होती है। अब देखते हैं स्मृति किसे कहते हैं। याद रखेंगे भैया इसको परिभाषा। जो ज्ञान पूर्वानुभूत वस्तु को वह, क्या कहा? वह, समझ गए? पूर्वानुभूत वस्तु को इस रूप से विषय बनाता है उसे स्मृति कहते हैं। और देखो प्रत्यभिज्ञान किसे कहते हैं? जो ज्ञान प्रत्यक्ष दर्शन और स्मृति के संकलन रूप होता है। किसी चीज़ को आपने प्रत्यक्ष भी देखा और उसकी स्मृति भी आई, तो स्मृति और प्रत्यक्ष दर्शन के जोड़ रूप ज्ञान को प्रत्यभिज्ञान कहते हैं। प्रत्यभिज्ञान के भेद देखो, एकत्व, सादृश्य, वही सादृश्य, प्रतियोगिक इत्यादि, ऐसे अनेक भेद हो सकते हैं। देखो क्या होता है इसमें? एकत्व, प्रत्यभिज्ञान, ये तो वही डोगी है जिसने कल वहाँ काटा था, ये वही है, इसको कहेंगे एकत्व। क्या कहेंगे? समझ गए? दूसरा है सादृश्य, ये तो बिल्कुल सेम टू सेम उसके जैसा है। सादृश्य में क्या होगा? उसके समान है, मतलब वो नहीं है, उसके जैसा है। और वही सादृश्य में कैसा होगा कि ये तो बिल्कुल ही उससे अलग है,
वही सादृश्य में क्या होगा, ये तो उससे बिल्कुल ही अलग है, यानी उसकी तुलना में, उसकी सापेक्षता में हम देख रहे हैं। बात समझ में आ गई? इस प्रकार की सापेक्षताएं अनेक हो सकती हैं, हमने मोटी मोटी यहाँ 4 बताई हैं। आगे देखिए, प्रातियोगिक। प्रातियोगिक क्या होता है? कंपिटिटर, कि ये उससे बड़ी है, ये उससे छोटी है, ये उससे दूर है, ये उससे पास है। बात समझ में आ गई? 4 नाम याद हो गए आपको? बोलिए कौन कौन से? अब देखो फटाफट समझा रहा हूँ। जिस प्रत्यभिज्ञान का विषय एकत्व हो उसे क्या कहेंगे? जैसे ये वही देवदत्त है, ये वही है। आगे देखो, सादृश्य। जिस प्रत्यभिज्ञान का विषय सादृश्य माने उसी के समान हो। ये नील गाय भी हमारी गाय जैसी ही है, समझ गए? ये नील गाय भी हमारी गाय जैसी है, वही है, ऐसा नहीं, हमारे वाली जैसी है। वही सादृश्य, यह भैंस गाय से विलग है, अलग है। इसी को वैलक्षण्य भी कहते हैं। प्रातियोगिक, जिसका विषय प्रातियोगिक हो, जैसे ये उससे दूर है, ये उसके पास है, उससे छोटा है, ऐसा कंपैरिजन। आगे चलिए। तो प्रत्यक्ष और स्मरण का संकलन है, ये प्रत्यभिज्ञान हो गया। तर्क, व्याप्ति के ज्ञान को तर्क कहते हैं, ये सबको याद होना चाहिए भैया, बोलो। नीचे देखिए, व्याप्ति ज्ञानम तर्कः। न्याय दीपिका में कहा, क्या कहा? याद हो गया? सृष्टि बताओ। आप इस चक्कर में मत रहा करो कि मैं लिखूंगी तो याद करूंगी। अभी जब हम बता रहे हैं साथ की साथ लर्न कर लो उसको। लब्धि, तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड कौन है इनमें से? कोई भी नहीं? क्यों? तो बनाओ ना, कोई अच्छी बच्ची को अपनी बेस्ट फ्रेंड बनाओ, ठीक है? देखो, हमें जिसके जैसे गुण चाहिए हैं, हमें उसकी संगति करनी चाहिए, तो वो गुण आने लगते हैं ना अपने भीतर। आप अपने जैसे की संगति करोगे कि मान लो आप में किसी चीज़ की कमी है और आप अपनी सहेली भी वैसी बनाओगे, तो आप में वो दोष कैसे दूर होगा? ठीक है, चलिए, समझ में आ रहा है? तर्क का दूसरा नाम ऊह भी है। क्या है? ऊह, ओह नहीं, ऊह। ऊहापोह होता है ना, वो तर्क से ही बनता है। ऊह, ऊहापोह, ऊहापोह करना, ये उसमें है। ईहा है ना, ईहा शब्द अवग्र है। ईहा, ईहा में क्या होता है? जिज्ञासा, और कुछ जानने की जिज्ञासा के लिए जो प्रयत्न होता है उसको ईहा कहते हैं। और ऊहापोह कहते हैं किसी चीज़ पे तर्क वितर्क करना, बारंबार विचार करना, उसको कहते हैं ऊहापोह। तो ऊह का मतलब तर्क, याद रहेगा? फिलअप बन सकता है इस पर, है ना? हाँ, कैसे भी बन सकता है, ऐसे बन सकता है। तर्क का दूसरा नाम डैश भी है। या ऊह का मतलब क्या होता है? व्याप्ति किसे कहते हैं? अब ये समझना, ये बिल्कुल याद भी करना है। साध्य और साधन में, बोलिए। साध्य समझते हैं? जैसे धुएं और अग्नि में साध्य कौन है? अग्नि। और साधन कौन है? तो साध्य और साधन में गम्य गमक भाव को बतलाने वाले, बोलिए। गम्य क्या होता है? कि जो जानने योग्य है। साध्य और साधन में गम्य और गमक भाव को बतलाने वाले सुनिश्चित संबंध को ही व्याप्ति कहते हैं। और उसका ज्ञान कराने वाला,
गम्य माने जिसका ज्ञान किया जाना है, समझ गए। तो धुआं तो ज्ञान कराने वाला है, वो गमक है, वहाँ तक ले जाने वाला है। और कहाँ तक ले जाने वाला है, वो गम्य है, अग्नि का ज्ञान कराने वाला है। ठीक है। पीहर में नाती पोते खेलते देखे, तो नाती पोतों को देखकर क्या ख्याल में आ गया कि बिटिया आई है। समझ में आया? नाती नहीं आई बात समझ में? क्योंकि बिटिया के बिना वो छोटे बच्चे तो नहीं आ सकते, क्योंकि बिटिया की और बच्चों की व्याप्ति है। तो ये हो गया तर्क। अब तर्क के द्वारा हमने अगर बच्चे यहाँ हैं तो गारंटी से इनकी मम्मी भी आई है। हमें जानने के अर्थ में ग्रहण करना है, उत्पत्ति नहीं देखनी। ये बात सही कह रही है कि अग्नि हुई तब तो धुआं हुआ, तो अग्नि साधन है धुएं की उत्पत्ति में। अभी उत्पत्ति की बात नहीं चल रही, अभी ज्ञप्ति की बात चल रही है, जानने की। जब आप जानेंगे तो धुएं तो दूर तक आता है, अग्नि तो नहीं आती। तो धुआं आपने बहुत दूर से देखा, अरे भैया ये तो पंजाब में आग लग रही है, पराली में। समझ में आया? तो धुआं गमक है और अग्नि गम्य है। तो साधन और साध्य में गम्य गमक भाव को बतलाने वाले सुनिश्चित संबंध को क्या कहते हैं? ठीक है। और तर्क किसे कहते हैं? अब देखो, जिसको ये व्याप्ति पता है क्या कि जहाँ जहाँ अग्नि होती है वहाँ वहाँ धुआं होता है, जहाँ जहाँ धुआं है वहाँ वहाँ अग्नि है, ऐसी व्याप्ति जिसको पता है वही तो पता लगा पाएगा धुएं को देखकर। जैसे आपको कोई खुशबू आई, आपने कहा आज तो क्या बन रहा है, कि आज तो छोले बने हैं, क्योंकि आपको तर्क ज्ञान है ना, व्याप्ति का ज्ञान, कि ऐसी खुशबू छोलों में से ही आती है, छोलों के अलावा किसी में से नहीं आती। बात समझ गए? तो ये तो हमने कल कहा ही था, निर्धूम अग्नि भी होती, इसलिए हमने व्याप्ति ऐसे नहीं बताई थी कि जहाँ जहाँ अग्नि होगी वहाँ धुआं होएगा ही होएगा, ऐसा नहीं है। लेकिन जहाँ जहाँ धुआं है वहाँ वहाँ तो अग्नि होगी ही। और उसमें हमने एक तर्क और दिया था कि ठंडी में मुंह में से जो धुआं निकलता है वहाँ भी अग्नि है, जठराग्नि। ये अग्नि का स्वभाव नहीं है, ये तो ईंधन में से डिपेंड करता है। ईंधन कैसा है आपका? आपकी गैस की अग्नि जलती है, उसमें से धुआं आता है क्या? बात समझ गए? धुएं का कारण अग्नि नहीं है, एक्चुअल में धुएं का कारण ईंधन है। समझ रहे हैं आप? वो जिस टाइप का ईंधन होता है उस तरह का धुआं निकलेगा। चलो खैर, उसमें नहीं जाना। अपने को तो ज्ञान को वो जानने के जो उसके वो पैरामीटर्स हैं, उसकी जो विशेषताएं हैं उसको समझना है। चलिए, तो धुएं की अग्नि के साथ व्याप्ति है। क्या कहा? धुएं की अग्नि के साथ व्याप्ति है, क्योंकि धुआं अग्नि के होने पर ही होगा और अग्नि के बिना। लेकिन अग्नि की धुएं के साथ व्याप्ति तो नहीं है। बात समझ रहे हैं? बच्चों की मम्मी के साथ व्याप्ति है, लेकिन मम्मी की तो बच्चों के साथ व्याप्ति नहीं है। बच्चे कहीं भी आएंगे जाएंगे तो मम्मी के साथ, लेकिन मम्मी तो बिना बच्चों के भी आ जा सकती है। बात समझ में आ रही है? तो धुएं की अग्नि के साथ तो व्याप्ति है, लेकिन अग्नि की, बात समझ रहे हैं? क्योंकि धुआं अग्नि के होने पर ही होता है और अग्नि के नहीं होने पर नहीं ही होता। ध्यान रहे, व्याप्ति सर्वोपसंहारवती होती है, उसमें देश काल की कोई सीमा नहीं होती कि दिल्ली में तो व्याप्ति होगी धुएं की अग्नि के साथ, पर इंग्लैंड में नहीं होगी। समझ में आया? इस काल में होगी, उस काल में नहीं होगी, इस क्षेत्र में होगी, उस क्षेत्र में होगी, ऐसा नहीं होता। वो तो सर्वदेश कालवर्ती होती है व्याप्ति। सर्वोपसंहार का बता तो दिया, सर्वदेश सर्वकालवर्ती।
क्या व्याप्ति को किसी अन्य नाम से भी कहा जा सकता है? हाँ, व्याप्ति का दूसरा नाम अविनाभाव है। सुना है ना अविनाभाव तो आपने, कि उसके बिना जो ना पाया जाए। व्याप्ति अस्थिपरक कथन है और अविनाभाव नास्तिपरक। अविनाभाव माने आ माने नहीं, बिना माने उसके बिना, भाव माने होना, उसके बिना जो ना हो वो है अविनाभाव। और व्याप्ति कहते हैं अस्थि से और अविनाभाव कहते हैं नास्ति से। याद रहेगा। धुआं अग्नि के बिना नहीं होता, ये व्याप्ति है कि अविनाभाव है? क्योंकि धुएं का अग्नि से अविनाभाव है? और व्याप्ति कैसे होगी कि अग्नि के होने पर ही धुआं होता है। समझ में आया? अग्नि के होने पर ही धुआं होता है। हाँ, अविनाभाव का अर्थ क्या है? अब याद कर लेना बच्चों। साध्य के बिना साधन का ना होना। क्या कहा? ये अविनाभाव है, ना होना, क्योंकि नेगेटिव से बताया है ना। क्योंकि अग्नि के बिना धुआं नहीं हो सकता, तभी तो आपको धुआं देखकर अग्नि का ज्ञान हुआ। अगर ऐसा होता कि अग्नि के बिना भी धुआं हो सकता होता, तब आप ये अनुमान नहीं लगा सकते थे कि धुआं है तो अग्नि होनी चाहिए। बात समझ में आ गई? चलिए बताइए, अविनाभाव का अर्थ क्या है? साध्य के बिना, साधन के बिना साध्य का ना होना, ऐसा नहीं, क्योंकि बिना धुएं के भी अग्नि पाई जा सकती है। इसीलिए पहले क्या कहना है? साध्य के बिना साधन का ना होना। अविनाभाव दो प्रकार का है, सहभाव नियम और क्रम भाव नियम। सहभाव में होता है साथ साथ और क्रम भाव में होता है एक के बाद एक। अगर अब ये हुआ है तो ये होएगा ही होएगा, और अगर ये है तो ये भी है ही। जो साथ साथ जिनका हो वो सहभाव और एक के बाद एक हो वो क्रम भाव। किसमें? साध्य साधन में। देखिए आगे, सहभाव नियम किसे कहते हैं? सहचारी और व्याप्य व्यापक रूप पदार्थों में सहभाव नियम होता है। जैसे रूप और रस में सहभाव नियम है। अगर रूप है किसी में तो रस भी होगा ही होगा। बात समझ में आ गई? रूप, स्पर्श, गंध, वर्ण। नीम और वृक्ष में भी सहभाव नियम है। क्या कहा? नीम और उसका वृक्ष कोई अलग अलग आगे पीछे तो होते नहीं, एक साथ ही हैं। बिल्कुल होगा। पुद्गल है ना, पुद्गल में तो चारों ही होते हैं, स्पर्श, रस, गंध, वर्ण। सहभाव नियम माने साथ साथ पाए जाए। देखो जैसे सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, इसमें सहभाव है कि क्रम भाव है? सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान में सहभाव है कि क्रम भाव है? लेकिन यहाँ ये चीज़ नहीं लगाना। अभी तो हम लक्ष्य लक्षण की अपेक्षा, उसकी साध्य साधन की अपेक्षा बात करेंगे ना। हो क्या जाते हैं तो साथ साथ ही होता है सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान। क्रम भाव देखिए, पूर्वोत्तराचारी, पूर्व यानी पहले का, उत्तर माने पीछे का। पूर्वोत्तरचारी और कार्य कारण रूप पदार्थों में, देखो वहां कार्य कारण नहीं कहा था, यहाँ क्या कहा? कार्य और कारण रूप पदार्थों में क्रम भाव नियम होता है। जैसे रविवार और सोमवार, व्याप्ति तो है कि रविवार के बाद सोमवार ही आएगा, अविनाभाव भी है। रविवार गए बिना सोमवार नहीं आता, लेकिन क्रम से होते हैं, एक साथ नहीं। प्रकाश और उजाला, इसमें संभाव है, सहभाव है कि क्रम भाव है?
एक साथ होंगे ना? या ऐसा होगा कि पहले सूर्य होगा बाद में उजाला होगा? बाद में होगा। इस अविनाभाव या व्याप्ति का निश्चय किससे होता है? अविनाभाव और व्याप्ति एक ही बात है, अलग अलग है? अविनाभाव और व्याप्ति क्यों? प्रश्न नंबर 13 देखो, क्वेश्चन नंबर 13 देखो। बस उसी का अपर नाम है। जिसको अस्थि से व्याप्ति कहते हैं उसी को नास्ति से। मजा आ रहा है आज कुछ नया विषय है ना, क्योंकि पुराने विषय में उपयोग नहीं लगता, इसीलिए देखो प्रमाण में लिखा अपूर्व होना चाहिए। जो पहले नहीं जाना हो उसी में उपयोग लगता है, अज्ञान की निवृत्ति होती है। उसी का अपर नाम है। अब देखो, इस अविनाभाव या व्याप्ति का निश्चय किससे होता है? कि इसमें अविनाभाव है या इसमें व्याप्ति है, इसका निश्चय किससे होता है? तर्क से। क्योंकि तर्क अविनाभाव या व्याप्ति का निश्चय तर्क से ही होता है। क्योंकि तर्क तो होता है ना कि साधन के होने पर साध्य के बिना साधन का ना होना। अब वो पूछ रहे क्या तर्क के अतिरिक्त किसी अन्य प्रमाण से व्याप्ति का निश्चय नहीं हो सकता? तर्क के अलावा किसी अन्य प्रमाण से व्याप्ति का निश्चय नहीं हो सकता? गेट बंद कर दिया ना आपने, ये वाला भी कर दिया। नहीं, ठीक है, बिना तर्क के व्याप्ति का निश्चय नहीं हो सकता। सामव्यवहारिक प्रत्यक्ष तो व्याप्ति का निश्चय अब हम देख रहे हैं कौन कौन नहीं हो सकता। सामव्यवहारिक प्रत्यक्ष तो व्याप्ति का निश्चायक हो ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि आपको अग्नि प्रत्यक्ष तो दिख नहीं रही। क्योंकि इंद्रिय निमित्तक होने से उसकी प्रवृत्ति सन्निहित विषय तक ही सीमित है। माने जो आपकी इंद्रियों का विषय होगा आप उसी को जान सकते हैं, है ना? लेकिन व्याप्ति के ज्ञान में वो आपकी इंद्रिय का विषय नहीं है, लेकिन आप सिर्फ साधन को देखकर साध्य का ज्ञान कर लेते हैं ना। लेकिन इसमें क्या होना चाहिए? सामव्यवहारिक प्रत्यक्ष तो व्याप्ति का निश्चायक हो नहीं सकता, क्योंकि इंद्रिय निमित्तक होने से उसकी प्रवृत्ति सन्निहित विषय तक ही सीमित है। सन्निहित माने जहाँ तक उस इंद्रियों की पहुँच है। तो फिर तो आप सूक्ष्म, अंतर्वर्ती, दूरवर्ती पदार्थों को जान ही नहीं पाएंगे अगर सामव्यवहारिक प्रत्यक्ष से जानना चाहें। पारमार्थिक प्रत्यक्ष तो अनुमेय पदार्थ को साक्षात ही जान लेता है, तो उसे अनुमान की आवश्यकता ही नहीं है। ये तो अनुमान में प्रयोग होता है ना। ये जो हम कह रहे हैं व्याप्ति के ज्ञान को तर्क कहते हैं, इसकी आवश्यकता हमें अनुमान के लिए पड़ रही है। कैसे धुएं को देखकर अग्नि का अनुमान होता है ना, लेकिन वो अंदाजा नहीं है कि शायद नहीं है, पक्का है। पक्का इसलिए है क्योंकि उसकी व्याप्ति है, उसके साथ अविनाभाव संबंध है, तभी तो आप कह सकते हो पक्का। जैसे आपको कुछ स्मेल आई, किसी का दूध निकल गया है, समझ में, जब दूध उबलता है ना और वो निकल जाए गैस पर, तो आपको स्मेल से पता लग जाता है ना। तो आपको उस व्याप्ति का ज्ञान है कि ये स्मेल दूध के जले बिना नहीं हो सकती, और दूध के जलने पर ऐसी स्मेल नियम से होती ही है। अनुमान नहीं, तर्क तो क्या है, सुनो, तर्क क्या है? तर्क होता है व्याप्ति का ज्ञान, वो तर्क है। पीछे पढ़ा था ना अभी, व्याप्ति के ज्ञान को तर्क कहते हैं। अगर आपको व्याप्ति का, ये मैंने व्याप्ति बताई, अब उसके द्वारा लिंग देखकर लिंगी का ज्ञान कर लेना, साधन देखकर साध्य का ज्ञान कर लेना, स्मेल सुनकर ये पता कर लेना कि आज तो दूध निकल गया। बात समझ में आई? स्मेल सूंघी, कहीं कोई चूहा मरा हुआ है, ये हो गया अनुमान।
तो ये अनुमान भी अंदाजा नहीं है, पक्का है, सम्यक ज्ञान है, हम ये कह रहे हैं। ऐसा अनुमान देखो, ऐसा है, वो पहला स्टेप है और अनुमान बाद का स्टेप है। आपको अनुमान ज्ञान कब होगा? जब आपको उसकी व्याप्ति, रिलेशन का ज्ञान हो। अगर आपको उसके रिलेशन का ही ज्ञान नहीं है तो आप अनुमान कैसे लगाओगे? अगर आपको पता है ना कि बिना अग्नि के धुआं नहीं होता, ये तो व्याप्ति का ज्ञान है, लेकिन वहाँ नियम से आग लगी है, ये अनुमान हो गया। हाँ, वो रिलेशन का ज्ञान, वो तर्क ज्ञान है। हाँ, अनुमान होता है फिर। साम व्यवहारिक प्रत्यक्ष तो व्याप्ति का निश्चायक हो नहीं सकता। व्याप्ति का निश्चायक क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि ये तो अनुमान के विषय की बात बनती है, हम उसको प्रत्यक्ष तो जान नहीं रहे। और साम व्यवहारिक प्रत्यक्ष उसी को जानेगा जो इंद्रिय प्रत्यक्ष हो। अब अग्नि को आपने इंद्रिय प्रत्यक्ष से तो नहीं जाना, आपने तो सिर्फ धुएं को जानकर अग्नि का अनुमान किया है ना। तो इसलिए साम व्यवहारिक इंद्रिय प्रत्यक्ष का विषय तो नहीं हो सकता। पारमार्थिक प्रत्यक्ष में आवश्यकता ही नहीं है, क्योंकि जिसका अनुमान करना है आपने अग्नि का, उसको तो वो प्रत्यक्ष जान रहा है, पारमार्थिक प्रत्यक्ष। यदि अनुमान को ही व्याप्ति का निश्चायक माना जाए तो अनवस्था और इतरेत्राश्रय दोष आते हैं, क्योंकि अनुमान का आधार तो क्या है? व्याप्ति। अनुमान का आधार क्या है? व्याप्ति ज्ञान। और आप व्याप्ति ज्ञान का कारण अनुमान को ही बता दो तो फिर तो कौन सा दोष आ जाएगा? इतरेत्राश्रय, ये उसके आश्रित और वो उसके आश्रित। तो तर्क से अनुमान होता है, ना कि अनुमान से तर्क। बात समझ में आ रही है? तो बस इतना समझ लो, व्याप्ति का निश्चायक एक तर्क को ही मानना चाहिए। तर्क ज्ञान ही व्याप्ति का निश्चायक है और कोई नहीं। आइए, अब अनुमान किसे कहते हैं? अच्छा देखो, तर्क किसे कहते हैं पहले बताओ, परिभाषा बताओ ना, सूत्र। व्याप्ति ज्ञान था शायद। देखो, व्याप्ति ज्ञानम तर्कः न्याय दीपिका से। तो व्याप्ति के ज्ञान को तर्क कहते हैं। व्याप्ति क्या होती है? साध्य और साधन में गम्य गमक भाव को बतलाने वाले सुनिश्चित संबंध को ही व्याप्ति। व्याप्ति का दूसरा नाम अविनाभाव का मतलब क्या है? साध्य के बिना साधन। याद रखना, इसमें साध्य के बिना दो प्रकार के भेद हैं उसके अविनाभाव के, गलत हो जाएगा। साधन के बिना साध्य हो सकता है, साध्य के बिना साधन नहीं हो सकता। साधन के बिना साध्य तो होता है, बिना धुएं की अग्नि तो होती है, गैस की अग्नि है, निर्धूम अग्नियां हैं। बात समझ में आ रही? आप देखो, पर्पस समझो, ये हमारे अनुमान में हेल्पफुल है, इसलिए हम उसको साधन कह रहे हैं, धुएं को। ठीक है ना? कदाचित ऐसा हो सकता है कि कोई चीज़ सड़ रही हो और स्मेल ना भी आए, लेकिन अगर स्मेल आई है तो पक्का में कोई भोजन सड़ रहा है। बात समझ में आ रही है? ये याद रखना। इसीलिए खाने का टाइम हो गया। आपका कोई प्रोग्राम फिक्स है उसका? नाश्ता कितने बजे करने जाते हो? अच्छा, ओके। नहीं, हो गया, मेरा भी टाइम हो गया। बस 20वां क्वेश्चन तो लूँगा। साधन से साध्य का ज्ञान होना ही अनुमान है। समझ गए? साधन से साध्य का ज्ञान होना ही अनुमान। अब साधन क्या, साध्य क्या, ये सब कल देखेंगे। जा वाणी के ज्ञान से सूझे लो कालो, सो वाणी मस्तक नमो सदा देते हूँ धो। अब 2 क्लास और लगेंगे इसको, 65 क्वेश्चन है इसमें।